Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the online classes. This is once again, I'm with you, Mehran Khan Sheikh, MSc Pakistan Studies, lecturer, Cadet College, Panwakil. Dear students, today I'm here with you to discuss chapter number 8, Pakistan and the Committee of Nations, and I will try to discuss the remaining topics of this chapter in this lecture. So this is our lecture number 5. Yes, here we are. So from the non-alignment movement, we will be discussing this organization name known as NAME. In its short abbreviation is NAME. So NAME was an organization that was established in 1955 in the Indonesian city of Bandung. Uh, this organization was established. Why it was established? Let me give you a little background of it. As you know, from 1945, the Cold War was going on between two superpowers of the world when the world was bipolar. ठीक है और उस वक्त जो है वो स्टेट्स के दरमियान जो है क्या किया जा रहा था, जंग की जा रही थी. ठीक है, डेट वाज वॉर ऑफ आइडियोलॉजीज. अमेरिका जो सपोर्ट कर रहा था कैपिटलिज्म को और रशिया जो सपोर्ट कर रहा था कम्युनिज्म को. तो दोनों स्टेट्स क्या कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा स्टेट्स को दुनिया के अपने साथ मिला ले और जो है उसके थ्रू जो है क्या करें, दुनिया पे अपनी आइडियोलॉजी जो है वो प्रमोट करें. तो ये एक रीजन था जिसकी वजह से जो है एक जंग की जाती थी स्टेट्स के दरमियान. ठीक है, उसके नतीजे में बेटा क्या हुआ कि ज्यादा से ज्यादा स्टेट्स जो है इनके इनके आइडियोलॉजी को फॉलो करने लगी. कुछ ऐसी स्टेट्स थी ना वो अमेरिका का साथ दे रही थी और ना ही रशिया का साथ यानी यूएसए का साथ दे रही थी कम्युनिज्म का. तो उन स्टेट्स ने अपनी किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको कहते हैं नेम, जो कि न्यूट्रल स्टैंड को फॉलो कर रहे थे, वो किसी भी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं कर रहे थे. तो उसमें जो मेंबर्स आए उनका नाम था, उनको बना दिया गया नेम. वो नेम ऑर्गेनाइजेशन वो थी जिसमें स्टेट्स जो थे, कंट्रीज जो थे वो न्यूट्रल जो आइडेंटिटी रखते थे. इसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स थे जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई. उसमें ये था कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स, यानी एक दूसरे के साथ लिए एक दूसरे की इज्जत की जाएगी, एक दूसरे की टेरिटरी की, उनकी इंटीग्रिटी की, उनकी सॉवरेनिटी की, ठीक है, रेस्पेक्ट की जाएगी. फिर म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, यानी कि एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं किया जाएगा, एक दूसरे दो स्टेट्स एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे. म्यूचुअल या उनका ख्याल रखा जाएगा. म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक अफेयर्स, एक दूसरे के डोमेस्टिक अफेयर्स में कोई भी मुदाखलत इंटरफेरेंस नहीं की जाएगी. इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, एक दूसरे की इक्वलिटी का, म्यूचुअल बेनिफिट्स का ख्याल रखा जाएगा. कोशिश की जाएगी कि म्यूचुअल बेनिफिट्स का ख्याल रखा जाए, एक दूसरे की इक्वलिटी का ख्याल रखा जाए, इस तरह से कोई नुकसान एक दूसरे को नहीं पहुंचाया जाए. फिर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, कोशिश की जाएगी पीसफुली कोएग्जिस्ट करें स्टेट्स एक दूसरे के साथ, यानी कि अमन को पसंद रहें स्टेट्स, एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए. फिर उसके बाद हम देखते हैं बेटा नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट वी आर हैविंग इज. तो ये था इसका नॉन नेम का जो मकसद. ठीक है, बाकी डिटेल्स इस ऑर्गेनाइजेशन की बुक में है, आप लोग देख लीजिएगा बुक से. फिर एक ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास, उसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, OIC. बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 1969 21 अगस्त 1969 में मस्जिद अक्सा जो है, ठीक है, ये मैं डिस्कस आपसे कर रहा हूँ बैकग्राउंड इसका. ओआईसी कैसे बनी, हुआ क्या था कि कुछ जुएश थे, उन्होंने क्या किया था, जो मस्जिद अक्सा है, ठीक है, 1969 में जेरूसलम में उसकी जो रूफ है उसको आग लगाने की कोशिश की थी, उसको नुकसान बनाने की, मतलब उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी. तो जिसके नतीजे में क्या हुआ था कि जो मुस्लिम हेड्स हैं स्टेट्स के, उन्होंने एक समिट बुलाई, एक मीटिंग बुलाई. ठीक है, और उसके नतीजे में क्या हुआ कि एक ऑस्ट्रेलियन क्रिश्चियन था फंडामेंटलिस्ट, ठीक है, इजराइल का, उसने कहा जाता है कि उसने ये चीज ये किया था. तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि एक मुस्लिम स्टेट्स के तमाम हेड्स ने एक मुस्लिम लीडर्स की कॉन्फ्रेंस बुलाई. ठीक है, और वो कॉन्फ्रेंस जो थी 25 सितंबर 1969 में इस्लामिक कॉन्फ्रेंस समिट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, तकरीबन 24 मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज जो है उसमें शामिल हुए. और उसमें क्या हुआ, और वो जो हुई थी वो रबत में हुई थी. ठीक है, मोरक्को, ठीक है, एक सिटी है रबत का, मोरक्को, रबत एक सिटी है मोरक्को का, वहां पे हुई. और इधर एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें बताया गया कि मुस्लिम गवर्नमेंट वुड कंसल्ट विद द व्यू टू promote among themselves close cooperation and mutual assistance in the economic, scientific, cultural and spiritual fields inspired by the immortal teachings of Islam. यानी मुस्लिम गवर्नमेंट्स जो है तमाम के तमाम हेड्स ने ये फैसला किया कि मुस्लिम जो गवर्नमेंट है यानी हुकूमतें हैं वो कोशिश करेंगी, एक दूसरे के साथ क्लोज कोऑपरेशन करेंगी, एक दूसरे के साथ ताउन करेंगी, एक दूसरे की मदद करेंगी. किसमें, मैशियत, इकोनॉमिक में, साइंटिफिक फील्ड में, कल्चरल फील्ड में और स्पिरिचुअल फील्ड्स में. यानी कि ये जो देखें
रिलीजन जो है एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी है, ठीक है। तो स्पिरिचुअल एक्टिविटी में भी कहा गया, स्पिरिचुअल फील्ड में भी कहा गया कि एक दूसरे की स्टेट्स क्या करेंगी, मदद करेंगी, ठीक है, क्योंकि ये हमारी टीचिंग इस्लाम ने कहा है कि एक मुसलमान भाई दूसरे मुसलमान का जो है वो भाई, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, तो एक लिहाजा उसकी हेल्प करे। इसी तरह स्टेट्स भी एक दूसरे की मतलब फ्रेंडली होनी चाहिए एक दूसरे के साथ, ताकि वो एक दूसरे के साथ कॉपरेशन करे। और ये जेरूसलम वाला जो इशू था, ये कोई ऐसा इशू नहीं था कि एक स्टेट का इंटरेस्ट था इसमें, बल्कि तमाम के तमाम जो है हमारी स्पिरिचुअल फील्ड जो है वो स्पिरिचुअल फील्ड का हमारे एस्पेक्ट है, और तमाम के तमाम स्टेट्स की जिम्मेदारी थी रिलीजियस बेस ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स के एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, यूनिफाई हो जाए, और इस इशू के खिलाफ जो है इस इशू के खिलाफ जो मुत्तहद हो जाए, यूनाइट हो जाए। तो उसके 6 महीने के बाद क्या हुआ, 1970 में फर्स्ट Islamic Conference of Foreign Ministers was held in Jeddah, Saudi Arab. In 1972, or the Organization of Islamic Conference (OIC), then now the Organization of Islamic Cooperation was founded. यानी कि 1969 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई तब जब मस्जिद अक्सा का इशू हुआ, ठीक है। जेरूसलम में जो मस्जिद अक्सा है उसको नुकसान पहुंचाया गया, उसके नतीजे में हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट जो है, हेड ऑफ द स्टेट्स जो हैं, ठीक है, वो मुत्तहद हुए। उसके बाद जो हेड ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग्स भी बुलाई गई, या ठीक है। तो बहरहाल एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, उसके प्रिंसिपल्स ये थे कि हम बीइंग मुस्लिम हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, जो मैंने फील्ड्स जिनका जिक्र किया उन्होंने रिस्पेक्ट्स में। उसके बाद फिर क्या हुआ, फॉरेन मिनिस्टर्स की भी आपस में 1970 में मीटिंग हुई। फिर 1972 में इस ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम था वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस से हटाकर कॉन्फ्रेंस की जगह कॉपरेशन रख दिया गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन। तो अब इस ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम है हमारे पास, वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन है, वो 1972 में रखा गया। While the Al-Aqsa fire is regarded as one of the catalysts for the formation of OIC, many Muslims have aspired to a pan-Islamic institution that would serve the common political, economic, social interests of the Ummah since the 19th century. In particular, the collapse of the Ottoman Empire and the Caliphate after the World War I left a vacuum. ठीक है। तो बेटे कहा जाता है कि ऑटोमन एम्पायर के बाद, ठीक है, एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था, एक स्पेस खाली हो गई थी, मुसलमान जो है वो यूनाइटेड नहीं थे। यहाँ पर उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 के बाद भी एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था, क्योंकि हमारे पास जो खिलाफत मूवमेंट थी या ऑटोमन एम्पायर था, आपको पता है वो खत्म हो गया था। तो जिसके नतीजे में ओआईसी जब बनी, तो मुस्लिम स्टेट्स दोबारा से एक प्लेटफॉर्म पे यूनाइट होना शुरू हुए, और किसी भी कॉमन कॉज, जो कि रिलीजियस इनका कॉज हो या उनके जो इकोनॉमिक कॉजेस हो, ठीक है, कल्चरल कॉजेस हो, तो उसके लिए एटलीस्ट उनके पास एक प्लेटफॉर्म मिल गया था उनको यूनिफाई हो सके, ठीक है। ओआईसी अगर मैं कुछ डिटेल्स की यहाँ पे जिक्र करूँ, तो अकॉर्डिंग टू इट्स चार्टर, ओआईसी एम्स टू प्रिजर्व Islamic social and economic values, promote solidarity among member states, increase cooperation in social, economic, cultural, and scientific political areas, unfold international peace and security, advance education, particularly in the field of science and technology। यानी ओआईसी के जो मेंबर के स्टेट्स के जो गोल्स हैं, यानी उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो ये है कि वो इकोनॉमिक और सोशल वैल्यूज जो हमारी, जो इस्लामिक हमारी जो यानी इस्लामी जो हमारी समाजी और मुआशी जो जो भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं उनको प्रमोट करना, और एक दूसरे के साथ कॉपरेशन करना, साइंस की फील्ड में, इकोनॉमिक की फील्ड में, पॉलिटिक्स की फील्ड में, ठीक है, और इंटरनेशनल लेवल पे हिफाजत यानी सिक्योरिटी का ख्याल रखना, पीस का ख्याल रखना, अमन को, और एजुकेशन को प्रमोट करना, ठीक है, स्पेशली साइंस और टेक्नोलॉजी की जो एजुकेशन है उसको प्रमोट करना। फिर ओआईसी के 3 मेन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो इसके इसके विजन को भी शो करते हैं, ठीक है। उसमें जो है उसका चार्टर भी है, उसके जो 3 बड़े एलिमेंट्स हैं, जो एक काबा, ठीक है, सिंबल जिसे कहते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन के मतलब अपने अपने सिंबल होते हैं, तो इसके जो सिंबल है वो काबा है, ग्लोब यानी दुनिया है, क्रिसेंट यानी चाँद है। तो ये 3 जो है इस ऑर्गेनाइजेशन के सिंबल्स हैं, ठीक है। तकरीबन 1990 में जब इस ऑर्गेनाइजेशन की जो है एक मीटिंग बुलाई गई, ठीक है, तो तकरीबन 45 मेंबर स्टेट्स जो हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं, ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर्स 45 ओआईसी के, उन्होंने एक डिक्लेरेशन को के ऊपर जो है वो उसको एक जो ह्यूमन राइट्स की यानी कायरो डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स इन इस्लाम, ठीक है, उसको जो है अडॉप्ट किया, उसको फॉलो किया, एक यानी इंसानी हुकूक के हवाले से जो है इस्लाम में जो इंसानों के हुकूक है, उसके हवाले से एक जो है इन्होंने डिक्लेरेशन को फॉलो किया, अडॉप्ट किया, ठीक है। और वो इसलिए किया कि तमाम के तमाम जो है जो इंसानी हुकूक हैं उसके जो है उनको फॉलो किया जाए तमाम स्टेट्स में, और शरिया के मुताबिक। ऐसा ना हो कि किसी भी मुल्क के अंदर जो वहाँ के लोग हैं, शहरी हैं वहाँ के, उनके साथ कोई ज्यादती हो रही हो, तो तमाम के तमाम इंसानों को हुकूक दिए जाए और इस्लामी बुनियादों पर दिए जाए, शरिया का कानून फॉलो किया जाए, इसमें शरीयत का कानून फॉलो किया जाए। इसलिए 1990 में इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स ने इस डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया, जिसको कहते हैं डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स इन इस्लाम, ठीक है। उसके हवाले से अगर हम बात करें, तो द रिवीजन आल्सो रिमूव्ड, उसके बाद क्या ओआईसी का एक जो है चार्टर को रिमूव 2008 में ओआईसी का जो डॉक्यूमेंट था, ठीक है, जो चार्टर था जिसमें इसके बेसिक प्रिंसिपल्स लिखे थे, उसको एक बार रिवाइज किया गया। और रिवीजन का मकसद ये था कि जो भी इसके अंदर जो भी चीजें हैं, द रिवाइज चार्टर सेट आउट टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल फ्रीडम एंड गुड गवर्नेंस इन ऑल मेंबर स्टेट्स। द रिवीजन also removed any mention of the Cairo Declaration on Human Rights in Islam within
within the revised charter, the OIC has chosen to support the United Charter of the United Nations and international law without the mentioning the Universal Declaration of the Human Right. यानी कि इसमें कोशिश ये की गई कि तमाम के तमाम ह्यूमन राइट्स को जो है वो प्रमोट किया जाएगा, ठीक है, और इस तरह की सारी चीजें थी। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे पास है वो है ECO, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बनाई गई 1985 में। इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं जिन्होंने ये बनाई थी ऑर्गेनाइजेशन 1985 में, वो थे ईरान, पाकिस्तान और टर्की। इसका जो मेन मकसद था वो प्रमोट करना इकोनॉमिक, टेक्निकल और कल्चरल कोऑपरेशन अमंग द मेंबर स्टेट, यानी कि कल्चरल, टेक्निकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन स्टेट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ प्रमोट करें, ठीक है, ये इसका मकसद था। इसके फाउंडिंग मेंबर्स जो थे वो ईरान, पाकिस्तान और टर्की थे, लेकिन इसके बाद काफी मेंबर्स इसमें इंक्लूड हो गए, जिसमें पाकिस्तान भी इसका मेंबर्स तो था, फाउंडिंग मेंबर्स में था अफगानिस्तान, अजरबैजान, ये सारे मेंबर्स भी इसके बनते चले गए। प्रिंसिपल्स इसके भी यही है बेटा कि सॉवरेनिटी, यानी एक दूसरे की खुद मुख्तारी जो है, और हर स्टेट की खुद मुख्तारी इक्वल है, सॉवरन इक्वलिटी ऑफ द मेंबर स्टेट्स एंड म्यूचुअल एडवांटेज, यानी एक दूसरे के बेनिफिट के लिए काम करेगी। ऐसा नहीं होगा इस ऑर्गेनाइजेशन में कि सिर्फ एक स्टेट की एडवांटेज के लिए काम किया जाए, बल्कि तमाम के तमाम स्टेट बराबर हैं और उनके एडवांटेज को मिलकर देखा जाएगा। लिंकिंग नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान्स विद ECO's इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव टू द एक्सटेंट पॉसिबल, यानी कोशिश किया जाएगा कि नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान्स जो है, कोशिश की जाएगी तमाम तमाम स्टेट्स जो हैं वो अपने जो नेशनल, उनके जो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट प्लान्स हैं उनको जो है वो मर्ज करेंगे, लिंक करेंगे, यानी कि अगर एक स्टेट जो है इकोनॉमिक बेसिस पे तरक्की कर रहा है तो उसमें देखेंगे कि दूसरे स्टेट के लिए कोई अपॉर्चुनिटी हो, कोई बेनिफिट हो, तो उसको भी बेनिफिट वहां से दिया जाए, ठीक है। मिलकर जो है स्टेट्स एक दूसरे की नेशनल डेवलपमेंट में भी काम करेंगे। ज्वाइंट एफर्ट्स टू गेन फ्रीयर एक्सेस टू द मार्केट आउटसाइड द ECO रीजन फॉर द रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ऑफ द मेंबर स्टेट्स। कोशिश की जाएगी कि जो ये मेंबर स्टेट्स हैं एक दूसरे को मार्केट प्रोवाइड करें। फॉर एग्जांपल एक स्टेट के अंदर जो चीजें हैं और उसकी जरूरत दूसरी स्टेट में है, तो यानी कि दूसरी स्टेट जो जिस स्टेट में वो चीजें नहीं है वहां पे भी जो है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के पास कुछ चीजें हैं और ईरान, इंडिया के पास कुछ चीजें हैं, तो इंडिया कोशिश करेगा कि पाकिस्तान के पास जो चीजें नहीं है तो वो इंडिया वहां पे अपनी शॉप्स या वहां पे अपना आउटलेट्स खोलेगा ताकि पाकिस्तान में वो चीजें पाकिस्तानी लोगों को मिल सके, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, इंडिया के लिए पाकिस्तान की जो स्टेट है वो एक मार्केट प्लेस बन जाएगी, यानी वहाँ पे उनकी शॉप्स या जो भी चीज़ें होंगी वो अपनी चीज़ें वहाँ पे सेल कर सकते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान के पास अगर रॉ मटेरियल और इंडिया को रॉ मटेरियल चाहिए तो इंडिया पाकिस्तान से रॉ मटेरियल ले सकता है, पाकिस्तान को ज़्यादा देगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंडिया रेडीमेड बनाता है और पाकिस्तान को ज़रूरत है तो पाकिस्तान को इंडिया वो चीज़ें मुहैया करेगा, ठीक है। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ECO इंस्टीट्यूशंस एग्रीमेंट्स कोऑपरेशन, यानी स्टेट्स जो एक दूसरे के साथ जो है वो डिफरेंट एग्रीमेंट मुआहदे करेंगे, कोऑपरेशन करेंगे। रीजनल और इंटरनेशनल स्टेट्स दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से उनके साथ भी कुछ कोऑपरेशन करेंगे, ठीक है। उसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ भी कुछ कोऑपरेशन करेंगे, यानी स्टेट्स कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा एग्रीमेंट्स करें, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करें ताकि म्यूचुअल हेल्प हो सके, तमाम के तमाम स्टेट्स की, मेंबर स्टेट्स की हेल्प हो सके। फिर स्टेट्स कोशिश करेंगे कि एक ऐसी अप्रोच को फॉलो करें, ठीक है, जो यूनिटी वाली अप्रोच हो, जिसमें रीजनल और इंटरनेशनल अरेंजमेंट्स की जाए ऐसे, जिससे स्टेट ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें। ऐसा ना हो कि स्टेट्स एक दूसरे से दूर हो जाए, बल्कि कोऑपरेशन उनमें ज्यादा प्रमोट हो। फिर एक सिक्स्थ ये है कि ऐसी स्ट्रेटेजी को फॉलो किया जाएगा जिसमें एजुकेशनल, साइंटिफिक, टेक्निकल एंड कल्चरल फील्ड्स को ज्यादा प्रमोट किया जाएगा। स्टेट्स अपने इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाते हुए कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा एक्सचेंज करें। फॉर एग्जांपल अगर चाइना के अंदर अभी डिफरेंट किस्म की स्कॉलरशिप्स आती हैं ये क्या है, एक्सचेंज प्रोग्राम है, ठीक है। चाइनीज में पाकिस्तानी काफ़ी जो है वो चाइना में जाते हैं और अपनी जो है एजुकेशन को वहाँ पे जो है क्या करते हैं, परस्यू करते हैं, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो चाइना जो है वो पाकिस्तान को क्या करता है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन देता है, तो ये एक्सचेंज प्रोग्राम से, ये एजुकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम से। इसी तरह साइंटिफिक, टेक्निकल एंड कल्चरल जो है वो फील्ड होती है। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल सऊदी अरबिया में फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान की आर्मी जाती है और वहाँ के जो फोर्सेज है उनको ट्रेनिंग करवाती है। तो ये क्या है कि डिफेंस एक्सचेंज प्रोग्राम है, मिलिट्री एक्सचेंज प्रोग्राम है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना डिफरेंट स्टेट्स का मकसद ये था कि कॉपरेशन करें। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन ने तकरीबन 1985 में बनाई गई और इसके बहुत ज़्यादा अपने बेनिफिट्स भी हैं, ठीक है। बाकी जो डिटेल्स हैं इसकी वो बुक में मौजूद हैं, आप लोग प्लीज़ उसको वहाँ से देख लीजिएगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई क्वेरी हो तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम इंशाल्लाह। टिल नाउ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज, सी यू नेक्स्ट टाइम विद